हेलो। हेलो। अरे ना। ठीक। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन कैसा लगा, लेवल आपको ठीक था? आज वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पूरा तरह से एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। अभी एक लड़के का फोन आया था, अभी जस्ट जो है, टीचर वाला पेपर नहीं चल रहा है, अभी जो टीचर वाला जो चल रहा है, उसको मात्र दो टॉपिक, हम दो नहीं तीन टॉपिक लगभग हम पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है। स्टोन एज पूरा पढ़ा है, स्टोन एज के बाद फिर आपका हड़प्पा वाला पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ा, और वैदिक और उत्तर वैदिक, यानी कि लगभग चार टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ के गया। उस चार टॉपिक से लगभग 8 क्वेश्चन आ गया। इत्तेफाक है, मतलब जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ाए वही आ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर इतना जरूर है कि जो हम पढ़ा देंगे आपको डिटेल में अच्छे से, मतलब पूरा व्याख्या करके, उससे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन क्यों ना हो। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल, जो हमेशा हम उसको लेकर ही चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को भी डाले हैं इसमें, इसमें कई सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चन इजी भी है और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। हाँ, कंफ्यूजन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको कंसेप्ट वाइज का क्वेश्चन होता है, वो पूरा तरह से आपको कंसेप्ट पर ही टिका होता है। अभी मान लीजिए जो क्वेश्चन दिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आप लोग क्या मारे हैं? सेरिब्रम, बिल्कुल सही में। कहाँ पे उस जगह होता है? मैप जब देखिएगा तो नीचे वाला हिस्सा होता है। सेरिब्रम क्या करता है? ऐच्छिक गति मतलब जो हम करना चाहते हैं, हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट है, तो बॉडी का जो, ये सब बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना है आगे जो क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या हमारे आप लोग? सेरिब्रम। ए कहाँ चला गया भाई? अरे अरे अरे, रुके रुके रुके। हम्म, देखिए इसका आंसर क्या हमारे आप लोग? सेरिब्रम। है जल्दी। ठीक है, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार, सलेवा। अच्छा, सलेवा क्या करता है? जो भी खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसको कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जटिल, मतलब उसको क्या, कंपाउंड को क्या बोलते हैं? यौगिक। जटिल यौगिक। जटिल यौगिक को हम किस में बदल देते हैं? सिंपल कंपाउंड में। अब जो भी खाते हैं उसमें तो बहुत सारा चीज मिक्स होता है, और उसको जो सलेवा होता है उसको चबा चबा के, अब ज्यादा चबाएंगे तो थोड़ा सा मीठा भी लगता है। अब जैसे रोटी खाए चबाएंगे तो रोटी में थोड़ा सा मिठास आपको महसूस होगा। तो सलेवा क्या करता है, इसमें क्या आप आंसर मारे हैं? टैलिन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? वह प्रक्रिया, अब ये जो ट्रिप्सिन वाला है, ट्रिप्सिन वाला मैटर बिल्कुल अलग है। वहां पे बेबी, जो बच्चे, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट आएगा, वहां पे ट्रिप्सिन वाला मारेंगे, है ना? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है श्वास ग्रहण करता है। अब देखिए, हाँ क्वेश्चन इसलिए दिया था, देखिए, एक है श्वसन। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर ये वाला होगा, स्वाच्छोवास। अब इंग्लिश में क्वेश्चन होता है तो ये पूरी तरह से, देखिए, इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना। एक होता है ब्रीथिंग, करेक्ट मार लेते हैं। हाँ, इंग्लिश रहता तो आप करेक्ट मार लेते हैं। तो ये एक तरह से श्वसन की प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवास। ये सब तो होगा ही नहीं, ये होगा श्वासोच्छवास। बड़ा अटपटा सा हिंदी है, पर आंसर यही होगा। अच्छा अगला देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका का प्रायः किसका उपयोग करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन? पूरा बॉडी में जो एनर्जी बनता है वो कोशिका का ही कमाल होता है। अब कोशिका में भी किसका? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसका काम क्या है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। आपका शरीर तो वही माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक रहा है। तो इसका आंसर क्या माने आप लोग? हम्म, अमीनो एसिड तो नहीं होगा, वसा एसिड ये भी नहीं होगा, सुक्रोज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ग्लूकोज होगा। एनर्जी जो हमारा जो कोशिका जो है, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस कर पाता है? ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किस में होगा? ग्लूकोज में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किण्वन तो नहीं होगा, किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, दहन एक प्रक्रिया है, वो तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश संश्लेषण तो एक अलग प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि पौधे का जो पिछला हिस्सा, मतलब पौधे में जो पत्ते का जो पिछला हिस्सा होता है, जो तो खुरदरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा में से छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, वहीं पर क्या वहां पे होता है, क्या बोलते हैं? जो केमिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा के पीछे क्या होता है? वहां पे खाना किसके वजह से पकता है? पौधे में हरा रंग क्यों होता है? इतना दूर। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट को रंजक बोलते हैं। रंजक मतलब जिससे कि पौधे का जो पत्ते का कलर है, उसके तना का जो रंग है वो डिसाइड होता है। पढ़ाएंगे आपको, जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें पिगमेंट अलग अलग तरह का है। टमाटर में अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है ना। तो अब उस पिगमेंट का काम क्या होता है? सोलर लाइट को ट्रैप करना, सूर्य के प्रकाश को होल्ड करना, पकड़ना। उस पिगमेंट का सबसे बड़ा, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर हरा करने के लिए वो है, इतना सिंपल बात नहीं है। वो कोई चूना नहीं है कि कलर करने के लिए है। उस पिगमेंट का काम है सोलर लाइट को ट्रैप करना। उसके अलावा वाटर मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रहा है। जब सब मिल ही रहा है तो खाना बनाओ यार, ठीक है। और उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वो तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विसरण। ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? जब सांस लेते हैं तो खाद्य पदार्थ क्या होगा? जो भी कुछ खाते हैं वो तेजी से क्या होता है? टूटता है। अच्छा मान लीजिए आप खाना खाए, खाना खा के आराम से पसर गए। अक्सर तो वही होता है कि सो जाते हैं हम निश्चिंत होके, सो के उठते हैं तो भी कोई भूख नहीं लगता है। लेकिन अभी अगर खाना खिला के बाहर भेज दें, मार्केट में अगर काम करवाएं, रनिंग करवाएं, फिजिकल वर्क करवाएं। हम लोग तो क्रिकेट के चक्कर में खाना वाना जल्दी जल्दी खा के भागते थे, और जब आते थे तो लगता था यार कुछ बचा ही नहीं है, सारा चीज क्या हो गया? खत्म। तेजी से डिकम्पोज तब आपका होगा खाना जब आप श्वास बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। कोई है वहां पे क्या? वहां पे कौन है? आइए आइए, एकदम एनालिसिस कीजिए सबका बढ़िया से। तो बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जितना जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है, जो भी हम खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो तेजी से विघटित होगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा। अब देख लीजिए परिवर्तन होगा कुछ। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। दहन, दहन मतलब कंबशन, मतलब वो तो ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज दहन होता है, यानी कि जलता है। संश्लेषण नहीं, संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारा? विघटन। जितना जल्दी खाओगे मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा सांस लोगे। लेकिन जब आदमी खा के सो जाता है ना, तो सांस लेने का जो दर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आदमी जब सोया रहता है, जब भूखे पेट भी आदमी सो जाए, खाली नींद आ जाए, तो कोई टेंशन नहीं है, सुबह तक आपका शरीर आराम से काम चला लेगा। लेकिन अगर आप रात भर जगे हुए हैं और काम भी थोड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए रात में मूड बन गया चलो वे डंबल उठाते हैं, तो फिर आपको खाना भी रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण, खाद्य पदार्थ है, पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? बताइए क्या होगा? स्टार्च ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से जो आप लोगों का आंसर है वो ठीक से गलत हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुक्रोज होगा। आपको कैसे होगा आपको बता ही देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं।
खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण, पौधे में ट्रांसफर हो रहा है। खाद्य पदार्थ में आप उसको क्या दीजिएगा? पानी। बाकी वो धूप ले ही लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले ही लेगा, ग्लूकोज से तो कन्वर्ट वो नहीं कर रहा है, वहां ग्लूकोज का तो कोई काम नहीं है। स्टार्च जो है, स्टार्च जो कन्वर्ट होता है किसमें नॉर्मली? प्लांट जो है स्टोर करके रखता है, और जब आप जो खाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। आलू क्या है? आलू जब आप खाते हैं तो आलू में मेनली क्या होता है? स्टार्च ही होता है, और वही स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज फिर हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण, हम्म। अगर आपको इस क्वेश्चन में विवाद लग रहा है तो इसको अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वापस हम लोग दोबारा इस पे आते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन तो खैर निश्चित नहीं होगा, कंफ्यूजन इसमें है ना, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? बताइए, आप लोग क्या मारे हैं? हाइपोथैलेमस? नहीं, ये होगा सेरिब्रम होगा, ये तो कंफर्म है। स्पाइनल कॉर्ड का तो कोई यूज नहीं है, ये ऑप्शन तो आपका ऐसे भी खत्म हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है उसको क्या बोलते हैं? जो पीयूष ग्रंथि टाइप का जो होता है, हाइपोथैलेमस का है कि शरीर के जो तापमान को कंट्रोल करके रखता है वो। कंफ्यूज हो रहे हैं ज्यादा क्या? चेक कर लीजिएगा आराम से, इसका आंसर सेरिब्रम होगा। ठीक है, सेरिब्रम होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मेनली है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करके वो रखता है, और भी काम है, एक ही रीजन नहीं है, और भी काम है। हम्म, हाँ, माइंड को सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। आप जब आप ह्यूमन का जो स्केलेटन वाला जो फिगर देखिएगा, वहां पे आपको देखिएगा सेरिब्रम के बारे में दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस का वो काम तो है ही नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं ये वाला आप ठीक बनाए होंगे। क्वेश्चन क्या है? द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, लिक्विड के बारे में है। किसी तरल द्रव में, यानी कि लिक्विड की बात हो रहा है, कि डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। पानी के अंदर कुछ भी डुबाएंगे तो क्या उस पर उत्प्लावन बल लगता है? उत्प्लावन बल को इंग्लिश में कहते हैं बुओयेंसी फोर्स। नहीं लगेगा। कुछ भी डालेंगे पानी के अंदर ना बाबू, सब पे उत्प्लावन बल लगता है। अब उत्प्लावन बल किस पे काम करता है? वो वस्तु के घनत्व के हिसाब से काम करता है। उत्प्लावन बल को बुओयेंसी फोर्स, बुओयेंसी फोर्स, बुओयेंसी फोर्स, बुओयेंसी फोर्स, बुओयेंसी फोर्स, बी बी। BYONSHI, बुओयेंसी फोर्स जो है उत्प्लावन बल होता है। उत्प्लावन बल सभी पे लगता है। अब वस्तु डूबेगा कि नहीं डूबेगा, तैरेगा कि नहीं तैरेगा, वो अलग मैटर, अभी आएंगे उस पे। वो डिपेंड करता है वस्तु के घनत्व पर। अगर पानी के घनत्व से ज्यादा वस्तु का घनत्व होगा, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर पानी यानी कि लिक्विड के घनत्व से ज्यादा किसी वस्तु का घनत्व होगा तो वस्तु डूब जाएगा। अगर घनत्व बराबर रहा तो तैरेगा। मतलब तैरने का मतलब नहीं, मतलब लगभग थोड़ा सा डूबा हुआ रहेगा और थोड़ा सा निकला जैसे लकड़ी, और अगर थोड़ा कम रहा तो तैरेगा। ऑप्शन अभी आ रहा है, तो पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही, क्योंकि उत्प्लावन बल सभी पर लगता है। पानी के अंदर किसी भी चीज को डुबाएंगे उत्प्लावन बल लगेगा। ये क्लास 9th का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसमें सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ डिटेल में। यहीं से उठाता है आजकल क्वेश्चन, एनसीईआरटी पकड़ के रखा है, ताकि पता है क्वेश्चन बनाने वाले को अच्छे से पता है कि वो लाएगा, वो गाइड से पढ़ेगा, वो लुसेंट पढ़ेगा, वो क्राउन पढ़ेगा, वो इधर उधर जितना किताब आता है वो पढ़ेगा। टेक्स्ट बुक कोई नहीं पढ़ता है, और इसीलिए आजकल क्वेश्चन सारा टेक्स्ट बुक से आता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव पर तैरती है, क्या ये बात सही है? द्रव के घनत्व से अधिक यानी कि उसका जो लिक्विड है, मान लीजिए कि ये कटोरा है, ऐसे करके इसे पानी है, कह रहा है कि द्रव के घनत्व से अधिक, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पे तैरेगी तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया था, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3, 1 और 3, देखिए ये सी, एकदम ईमानदारी से अपना, ठीक है, बाद में ये नहीं बोलिएगा कि हमको आया इतना नंबर, ठीक है, अच्छे से जो गोला कर करके बनाइए, जब बाद में से इसको ऐसे कीजिएगा। खैर वो तो अपना ईमानदारी है, उसमें क्या ही बोलना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कर रहे हैं विचार। पहला क्या है कि किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में फर्क है। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है, जी का जो वैल्यू है कितना होगा गुरुत्वाकर्षण का मान, बताइए। स्मॉल जी है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। त्वरण मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो मान है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी आएगा एक क्वेश्चन और है इसी पे। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ पे सार्वत्रिक नियम है, तो किसने दिया था भाई नियम ये? अभी चलो ऑप्शन नहीं देखें, एक स्टेटमेंट पढ़ा है, वो वैसी बात है न्यूटन देगा। देखिए हम लोगों का आधा जिंदगी जो खराब किया है वो वही व्यक्ति है। ना वो व्यक्ति लॉकडाउन में पढ़ा होता और ना वो व्यक्ति इतना सारा, एक चीज नहीं, अभी और स्टेटमेंट देखिए आपको और तकलीफ दिया है ये। उन्होंने गणित की एक नई शाखा कैलकुलस, जब बच्चा 10th के बाद 11th पहुंचता है सिलेबस एकदम चेंज। देखो ट्रिगोनोमेट्री लगता है कि हाँ अपना जैसा है, बाकी सब कुछ चेंज। कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये यही आदमी का काम है। कैलकुलस पूरा मैथ इसी पे टिका हुआ है। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया, गति मोशन। अब गति का 3 गो नियम है, फटाफट बताइए तीनों नियम। गति का पहला नियम क्या बोलता है? जड़त्व, मतलब अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो मोशन में चल रहा है तो मोशन में ही रहेगा, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो। सेकंड वाला बताइए। F बराबर ma, यानी कि फोर्स जो है वो मास पे और एक्सेलरेशन पर टिकता है। बल जो है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण पर निर्भर करता है। जैसे देखिए आपको हम समझाना चाह रहे हैं, किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होगा और जिसमें भी द्रव्यमान होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दुनिया में जितने भी चीजें सब में ग्रेविटी है, पर डिपेंड करता है उसके मास पे और उसके डिस्टेंस पे। जैसे चांद और पृथ्वी दो अलग अलग पिंड है, पर दोनों के बीच डिस्टेंस काफी है। हमारा डिस्टेंस बहुत नजदीक है, हम चिपक जाते हैं, सब लोग चिपके हुए ही हैं। चांद नहीं चिपक पा रहा है। चांद पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी क्या कर रहा है? अपने तरफ से एक फोर्स लगाया हुआ है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। तो उसी अपकेंद्री बल के कारण, सॉरी अभिकेंद्री बल के कारण चांद जो है पृथ्वी का चक्कर तेजी से लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम जरा बताइए। हाँ, ये हो गया कि भाई सिंपल भाषा में समझिए कि जैसा आप मेरे साथ बिहेव करोगे वैसा ही मेरे से पाओगे, कि तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। आप मेरे पर जितना फोर्स लगाओगे बदले में रिटर्निंग हम भी आपको उतना ही देंगे। यही था न्यूटन का 3 गो नियम दिया, उसके बाद तो खैर चल ही बसे वो। अच्छा हुआ, वरना तो लाइन लगा देते वो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में है, जितना डिस्कस किए सब क्वेश्चन में है आपका।
तो फटाफट हो जाएगा। देखिए उन्होंने गति का नियम दिया, तो न्यूटन हो गया, कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्विक स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कैपिटल जी का वैल्यू है वो कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 24 ऊपर होगा। 9.8 तो स्मॉल जी का वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु इसी रफ्तार से गिरेगा, मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो इसी हिसाब से लग रहा है। लेकिन उसमें भी डिफरेंस है। अब कागज को भी नीचे गिराएंगे और किसी पत्थर को गिराएंगे तो क्या दोनों एक साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? पृथ्वी, हाँ, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कागज पे ज्यादा लगेगा तो वो लेट से गिरेगा, और पत्थर फटाक से गिर जाएगा क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा जैसे उस पूरा एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं। पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से कवर हो जाएगा का। और हमको लगता है कि 6 7 8 चैप्टर है, आप ठीक से पढ़कर आइए, अब क्वेश्चन आपको देंगे बढ़िया बढ़िया बना, बीच बीच से निकाल निकाल के क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसी बहाने एनसीईआरटी भी आपका खत्म हो जाएगा, लफड़े खत्म। फिर आपको उस चिरकुट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, जो बाजार में जितना चिरकुट आता है उसका कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। एनसीईआरटी जो पढ़ लिया उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग 11th को हल्का फुल्का टच कर लेंगे, 9th 10th और 11th साइंस के लिए। वरना आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा, आपको यही बोलेंगे, या जो एग्जाम निकाला है उससे पूछिएगा। ठीक है, कागज की एक सीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ओ छूट गया क्या? अच्छा अच्छा, अच्छा ये वाला बताना भूल गया ना, ये वाला इस छोड़ दे वाला। अच्छा ठीक है, ये चांद का है मास, ये पृथ्वी का मास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का ऐसा मात्रक है? दाब बराबर क्या होता है? पहले फॉर्मूला ध्यान रखिए। दाब मतलब बल लगा रहे हैं किस पे? किसी एरिया पे, किसी क्षेत्रफल पर, समझ रहे हैं? तो दाब बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स, और इसको क्या बोलेंगे? एरिया। तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर पे पावर -2 होगा। तो जरा देख लेते हैं इसमें कौन सा है, ये है। अच्छा चले इसको तो जान गए, जरा इसके बारे में बताइए। तो केजी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी बटे मीटर पे पावर क्यूब, ये किसका हो जाएगा? केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान को। ये हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान। और मीटर क्यूब किसका होता है? आयतन का। तो द्रव्यमान बटे आयतन किसका फॉर्मूला होता है? मास बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? हे प्रभु, बड़ा विकृत स्थिति है, भूल गए? अरे डेंसिटी बराबर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड गड़बड़ा गया है। देखते हैं, अभी पूछते डेंसिटी बराबर, फटाक से बोलते मास बटे वॉल्यूम, उल्टा करके पूछ ले तो छिरिया गए। मास बटे वॉल्यूम ये डेंसिटी का है, प्रेशर का नहीं है। अच्छा प्रेशर में कुछ चीजें और ऐड करके बताते हैं। बल बटे क्षेत्रफल, अगर हमको दाब का मान बढ़ाना है, प्रेशर का मान इंक्रीज करना है, तो बल और क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा? दाब बढ़ाना है तो क्या करना होगा? या तो बल बढ़ा दो, या तो बल बढ़ा दो पूरा। देखिए या तो प्रेशर ऊपर से जो ताकत लगा रहे हैं वो ताकत बढ़ा दो, बल बढ़ा दो, फोर्स बढ़ा दो, या फिर जो एरिया है वो घटा दीजिए। दो ही चीज ना होगा, सिंपल बात है। मान लीजिए कि आप किसी के पीठ पे चढ़े हुए हैं, आपको बोल रहा है कि यार हल्का लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, वजन तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, उसका पीठ में दर्द है। आप ऐसे चढ़े जा रहे हो, घूमते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ क्या करना है? तो जो आपका तलवा है पीछे का, उसको खाली क्या करना है? एड़ी का यूज करना है। तो अपना जो क्षेत्रफल है वो घटा लिए, एड़ी का इस्तेमाल किए। अब देखिए कैसा लग रहा है उसको, बोलेगा उतर जाओ, मजा नहीं आ रहा है। आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे ऊंट जो है वो बहुत आसानी से
किताब में सब लिखा, आपको सिर्फ उसका व्याख्या कर रहे हैं। ऊंट जो है रेगिस्तान में, बालू में आसानी से मूवमेंट कर पाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? ऊंट ऊंट बालू पे आसानी से मूवमेंट कर पाता है, दौड़ भी जाता है। हाँ, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, इसी वजह से। हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कागज के एक सीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पे निम्नलिखित में से क्या होगा? नंबर 1, कागज के कम ईमान के लग रहा है मिसप्रिंट हो गया। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ना मिसप्रिंट है, जो टाइपिंग है वो दीदी लगता है सो गई थी टाइपिंग करते करते। लेकिन आपको इसका एग्जैक्टली मीनिंग बता देते हैं। यहाँ का इसका मतलब ये होता है, कागज के कम भार के कारण जमीन पर एक सीन कभी नहीं होगा। बहन जी कितना गलत तुम की हो, एक साथ पहुंचेगी, दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, तो गलत है। पत्थर पर लगने वाले अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले नीचे पहुंचे, यह भी गलत है। अरे गुरुत्व तो सब पे बराबर लगेगा ना। इसका आंसर 1 होगा। हालांकि ये स्टेटमेंट मिसटाइपिंग है, ठीक है। इसका सिंपल आपको पहले ही बताया कि चूंकि कागज पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और कागज पर फ्रिक्शन ज्यादा लगने की वजह से कागज लेट से नीचे गिरेगा, जबकि पत्थर जल्दी पहुंचेगा। वही अगर वैक्यूम क्रिएट होता, अगर हम किसी दूसरे ग्रह की बात करते जहां पे कोई वायुमंडल नहीं होता, तो वहां पर दोनों एक साथ गिरेगा। हाँ, निर्वात होगा, वैक्यूम में एक साथ गिरेगा। हाँ हाँ हाँ, वहां तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर ये वाला, ये मत पढ़िए, ये बहुत जगह मिस टाइपिंग है। आप पढ़िएगा उसका मतलब भूल जाइएगा। सिंपल बात, जो इसका आंसर होगा वो आपको बता दिए, ठीक है। ये इसका मिस टाइपिंग है, इसीलिए हमको लगता है ना कभी कभी टाइपिंग, क्या बोला जाए, तकलीफ दे होता है। एक आध दो जगह मिस्टेक हो तो ये सही है, पूरा स्टेटमेंट निकल। देखिए अगला क्या, हाँ, पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, यानी एक दूसरे को दोनों आकर्षित कर रहा है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय वाला कहता है F बराबर m इंटू ए, और ये है इनर्सिया, मास ऑफ इनर्सिया, जड़त्व। एक लाइन में जड़त्व लिखते हैं, जहां पे हिंदी में काम चल जाएगा वहां हिंदी में काम चला लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर गिरती हुई कोई वस्तु पृथ्वी को आकर्षित करती है, और गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है। एक दूसरे, देखिए आपको हम क्या बताएं, दुनिया में हर चीज में ग्रेविटी है, डिपेंड करता है उसके मास पे। अब चूंकि हम लोगों का मास जो है, या फिर कोई पत्थर अगर नीचे गिराते हैं उसका मास बहुत कम है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, जबकि मूवमेंट पृथ्वी भी मूवमेंट कर रहा है और वो वस्तु भी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अब पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, उसके गति को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, और हम लोग खुद चिपके हुए हैं। लेकिन जब उस वस्तु को गिराते हैं तो उसमें मूवमेंट दिखता है। तो यह आंसर किसका हो जाएगा? F बराबर ma, यानी कि जो बल है वो किस पर निर्भर करता है? मास पे और एक्सेलरेशन पे। क्या क्लियर हुआ है? और अच्छे से समझा दें, बोलिए आप लोग। यही तो पकड़ना है आपको। हम क्यों ऐसा क्वेश्चन दे, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत पढ़ेगा किताब मान लीजिए, और आपको उसके बाद भी नचा देगा आपको कि पढ़ के आए हो, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं कैसे पूछेंगे हम। खींच लेगा, ठीक है। इसमें दो चीज मिला हुआ है ना, आप पहले पढ़िए, आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं। पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। पहले बताइए तीसरा नियम क्या है? एक दूसरे पर अपोजिट, हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। सिंपल बात ये है, जितना तुम हम पे फोर्स लगाओगे उतना हम तुम पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए
गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है। यहां तो कह ही रहा है ना, वहां तक तो तीसरे नियम को सिर्फ बतलाया है कि भैया तीसरा नियम तुम जान लो, यही होता है। क्वेश्चन तो इसके आगे है। परंतु के बाद यहां पे क्वेश्चन चेंज हो चुका है। परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। इस बात की व्याख्या कैसे करोगे आप? मोशन आपको नहीं दिखता, अरे क्यों, कैसे दिखेगा? आप पृथ्वी भी मोशन में है, स्थिर कुछ नहीं है, लेकिन आप पृथ्वी में चिपके हुए हो और ये वस्तु का द्रव्यमान चूंकि बहुत कम है, तो जब ये नीचे गिरता है तो इसका गति दिखता है और उसका गति आपको नहीं दिखता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है और जो वस्तु गिर रहा है उसका मास बहुत कम है। और F बराबर ma, ये कहता है गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन आपको आंसर बता के फिर क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, अब बताओ। तनाव नहीं लेना है एकदम, ऐसा जरूरी नहीं कि हल्का हल्का क्वेश्चन टिक मार मार के बड़ा मजा आया एकदम 90 नंबर ले आए 100 में से, खुश नहीं होना है। टेस्ट देने के बाद अगर आपको तनाव ना हो रहा हो तो समझ लीजिए कि टेस्ट देना बेकार हो गया। सही बता रहे हैं, टेस्ट का मतलब यही है, चुनौती में अगर स्ट्रगल नहीं दिखा समझ लीजिए आपका तैयारी का दिशा गलत है, या तो क्वेश्चन सेट करने वाला गलत है। क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, आप नहीं बना के आइएगा, फटाफट बनाइएगा। देखिए, लेकिन जैसा बोलिएगा हम क्वेश्चन हल्का फुल्का ऊपर नीचे। अभी क्वेश्चन जो है पहले से फोकस करते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? सबसे पहला, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है। पिंड मतलब वस्तु, वे चाहे विश्व में कहीं भी हो। गुरुत्वाकर्षण तो वह। अच्छा, एक चीज बताइए, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या सब जगह एक है या डिफरेंट है? आया हुआ है क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपको दे देते हैं। एक ऑप्शन है कि भैया विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। दूसरा अपोजिट, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगातार बढ़ता है। दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा ना। अभी आ रहा है क्वेश्चन, चिंता मत कीजिए, बता दें। देखिए बताते हैं, ये देखिए क्या हो गया, ग्लोब। ये क्या हो गया हमारा? विषुवत रेखा। ये हो गया हमारा उत्तर ध्रुव और ये हमारा क्या हो गया? दक्षिण ध्रुव। सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो यहां होता है और यहां होता है, सर्वाधिक मान। यहां पर जाइएगा तो दम ज्यादा लगता है। यहां पैदल आप चल रहे हैं ना, और वहां पैदल चलेगा, वहां सांस फूल जाएगा, आपको खुद अपना ही भार आपको ज्यादा महसूस होगा। चांद पे जाइए, m/6 है वहां का, मतलब आपको अपना जितना वेट है, वेट की बात बोल रहे हैं, m नहीं होगा, जो आपका वजन है, भार है, उसके भार का 1/6 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी पर 2 फीट उछल जाता है, जंप करता है 2 फीट, वहां 12 फीट उछलेगा। फिर वहां पर अगर आर्मी का तैयारी होगा तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग रखा जाएगा। वहां रनिंग भी, यहाँ पे 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो वहां उससे ज्यादा दौड़ सकते हैं। भार महसूस नहीं होगा ना आपको अपना वजन। अभी दौड़ते हैं तो अपना भी भार महसूस होता है कि खत्म हो गया महसूस होना, न्यूरॉन्स काम कर रहा है। तो देखिए यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे विश्व में कहीं भी हो। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। अभी आ रहे हैं तीनों पे, उसके बाद न करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे विश्व में कहीं भी हो। दूसरा पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। अरे यार रुको, कहाँ चला गया? पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। ये तो सिंपल है, 3 सही होगा, ये तो कंफर्म है। तो 3 अगर सही होगा तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंट है, 2 और 3 पे आते हैं। यानी 1 और 2 है किसी में नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब फिर से पढ़ रहे हैं,
गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। क्षीण बल का मतलब यहां पे हो जाता है जो कि यूनिवर्सली काम करता है, सभी में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब 2 भी सही है हमारा, 3 भी सही हो गया, यानी 2 और 3 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 1 पे ट्राई करते हैं। पहला, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे विश्व में कहीं भी हो। बिल्कुल सही बात है। हम्म, ओबेसी बात है, यही होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डी हो जाएगा। चलिए चलिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ हाँ, तीनों हो जाएगा। अच्छा, ये इधर लास्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं पहले। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पे बढ़ता है। गलत हो गया। क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने पे घटेगा, परंतु ध्रुवों से विषुवत की ओर घटता है। स्टेटमेंट वहीं गलत हो गया, तो आगे पढ़ने पे कोई मतलब है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। अभी जस्ट बताया ना, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। अगर 1 केजी चीनी अगर यहां तौलते हैं तो जितना उसका जो मात्रा है वो वहां भी क्या होगा? सेम ही होगा। यानी कि उसका मास, बशर्ते क्या करना होगा? बटखरा वहां भी लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि पता चला वहां पर अलग बटखरा ले लिए, नहीं। 1 केजी चीनी लेके गए, बटखरा साथ में लेके गए, चांद पे गए। हो सकता है कि आपको बटखरा उठाने में वहां हल्का महसूस हो, ऐसा लगे पाव भर के जैसा लग रहा है, और वहां तो भारी लग रहा था। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम लग रहा है। तो चीनी और बटखरा जब रखिएगा तराजू पे तो दिखेगा बराबर। बस यही है, उठाने में आपको हल्का महसूस होगा। सोचिए आपकी कैपेसिटी जैसे आप कितना केजी का बोरा उठा सकते हैं? कितना केजी उठा सकते हैं बोरा? मोटरसाइकिल उठा लीजिएगा। अच्छा अच्छा, उठा लेते हैं 2-3 आदमी मिलके। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, 25 किलो उठा लेते हैं। आप कितना उठा लेते हैं? मतलब खाली सब्जी उठाते हैं? वहां जाइएगा तो कम से कम 30-40 केजी उठा लीजिएगा। अपने जितना कैपेसिटी है उससे 6 गुना ज्यादा हो जाएगा आपका कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण से है? अब केंद्रीय बल के कारण होता है। अब केंद्रीय होगा कि अभिकेंद्रीय होगा? पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूम रहा है वो किसके कारण से होगा? अब केंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल? अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर, यहीं पर ये मिस्टेक है। यहां पर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। चंद्रमा की द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। द्रव्यमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। अगला बढ़िए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना है? बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या लिखे हैं? ये अभी नहीं बता रहे थे, 1/6 ये होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। नंबर दूसरा, हाँ, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अब बताइए, पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी चल ही रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सब भी चल रहा है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है,
ये भी बात क्या है, सही है। हाँ, ये जो क्वेश्चन जो बहन जी बनाई है ना, वो थोड़ा इसमें जो है कलाकारी की है, ठीक है। लेकिन एक बात बता देते हैं, बाय द वे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ भी जाए, अब हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला कोई बल तो काम कर रहा है, कोई बल नहीं बता रहा है, पर पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, आप देखिए क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, लैंग्वेज घुमाया गया है। आप ये चीज बताइए, क्या इसमें यहां पर कहीं लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं, आपको यहां कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो आप क्या सोचेगा, हाँ चलो ठीक, आप जान रहे हो किस वजह से बंधे हुए हैं, तो कोई बल तो काम कर रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो घूम रहा है, यह भी सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, यह भी बात क्या है, सही। और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, यह भी बात क्या है, सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा। पता है कि नहीं, नहीं पता है? अगर नहीं पता होगा जब साइंस पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। ज्वार भाटा मतलब सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर तो आपको पता होगा कि 70% वाटर है, मतलब जली भाग है। अच्छा, ऊपर से चांद भी क्या कर रहा है, पृथ्वी पर अपना बल लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी भी चांद पे बल लगा रहा है और चांद भी पृथ्वी के सतह पे बल लगा रहा है। तो सतही क्षेत्र पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जलीय सतह है, वाटर वाला जो एरिया है, तो जब उस पर फोर्स लगाता है तो वो पानी का जो लेयर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठता है। और फिर जब उसके दिशा से हटेगा, तो ज्वार मतलब होता है कि जब पानी अपने हाइट में होता है, ऊंचा उठता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वार। और जब पानी नीचे गिर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाटा। इसी को टाइड एंड ईब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टाइड और ईब, टाइड एंड ईब बोलते हैं, ज्वार और भाटा। यानी कि पानी का ऊपर उठना और गिरना, उसमें सूर्य का भी कमाल है, क्योंकि सूर्य भी तो ग्रेविटी लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। तो यहां भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर अगर लगा रहा है, तो यहां पे सूर्य के अभिकेंद्री बल के कारण, सूर्य के, याद रखिएगा, किसके अभिकेंद्री बल के कारण, सूर्य के अभिकेंद्री बल के कारण चक्कर लगा रहा है। तो ग्रेविटी तो वहां भी लग रहा है, एक चांद भी लगा रहा है, पड़ोसी भी लगा रहा है, दूर वाला भी लगा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं। ये जो अभी ऊंट वाला जो क्वेश्चन दिए थे ना, लगभग उसी वाले पे है। हाँ, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्यों? क्योंकि जैसे लेटेंगे हमारा जो क्या एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जबकि मास उतना ही है। जैसे मान लीजिए कि हम 70 किलो के हैं, सच में 70 किलो के ही हैं, तो अगर हम खड़े रहेंगे तो धंसेंगे, लेट जाएंगे तो हमारा मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, सिर्फ क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। इसको ऑप्शन देखिए, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाएगा, नहीं। व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, नहीं। भार क्या बढ़ेगा, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों बढ़ जाते हैं, अरे नहीं भाई, क्षेत्रफल तो बढ़ेगा लेकिन व्यक्ति का भार कहां बढ़ रहा है। बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन भार में, व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है। देखिए यहां पे देख लेते एक बार, क्वेश्चन गलती तो नहीं टाइप किया हुआ है, ठीक है। व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, क्वेश्चन एक बार पहले मिला लेते हैं। नहीं, ये तीनों तो कंफर्म नहीं होगा, ये तीनों तो कंफर्म नहीं होगा। पहला पे एक बार ध्यान दे, फिर से पढ़ते हैं। बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाएंगे। देखिए क्षेत्रफल तो आपका बढ़ जाएगा, बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां पे थोड़ा लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक भार क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। यहाँ मास की बात नहीं बोल रहे हैं, वेट की बात बोल रहे हैं, इसलिए ये पहला वाला क्या हो जाएगा? अरे यहाँ मिसिंग है, देखिए बल योग जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से भार कम महसूस होगा। हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ विपरीत काम कर रहा है ना, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, क्षेत्रफल बढ़ाने से भार घटेगा ना। देखिए बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाता है। हाँ उसके हिसाब से हम डी वाला होगा, ये होगा। ठीक है अगला देखते हैं, चलिए अब इसको देखते हैं। अब ये हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चालू हो गया है, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 1870 याद आ पा रहा है आपको कुछ? 1870 और 1880 ये कौन सा टाइम चल रहा है? अभी कांग्रेस की स्थापना होने वाली है। 1857 में क्रांति हो चुका है, उसके बाद की स्थिति समझ लीजिए। बहुत सारे कानून वो लाए थे, क्यों लाए होंगे कानून? ताकि भारत पे कंट्रोल और अच्छे तरीके से कर पाए, और जो गलती हम पहले किए थे 57 से पहले वो गलती हम दोबारा ना करें। ये इसका मोटा मोटी बैकग्राउंड है। अब जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, इतना चीज क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आपका आना चाहिए। पहला है आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसमें प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते। बात सही है, हथियार रखने कभी देगा नहीं, ये बात सही है। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपको अक्सर देखिए एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके सुनिश्चित किया गया था यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। मतलब सिंपल सी बात है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो प्रेस का जो आजादी था उसको कम करने की बात बोल रहा था। इवन यहां तक कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति को कुछ छापना है तो छापने से पहले हमसे परमिशन लोगे। आज भी मीडिया का लगभग स्थिति वैसा ही है। 1870 और 2024 ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ कहते नहीं है कि कोई एक्ट पास किया गया, कहते हैं कि आर्टिकल 19(1) लागू है और वो कहता है मीडिया पर आजादी दे रहा है, प्रेस पर प्रतिबंध का विरोध करता है। पूरा अनुच्छेद 19 जो है पूरा मीडिया पे है। तो देखिए ये वाला बात क्या है, सही है। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश जो है ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते हैं। यही गड़बड़ हो गया। इल्बर्ट बिल तो लाया ही इसी के लिए गया था, इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया था, इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया था। पता है क्यों? पता नहीं क्या हो गया था अंग्रेजों को, मतलब कभी कभी हृदय परिवर्तन होता है ना। एक बिल लाया, इल्बर्ट बड़ा अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है पहले से। भाई अगर भारतीय जज है तो भारतीय लोगों का भी मुकदमा सुनेगा और जो यूरोपीय लोग हैं यानी जो अंग्रेज है ब्रिटिश है दोनों का मुकदमा सुनेंगे। पहले तो पारित हो गया, अब बाद में जब लोगों के पास वो ड्राफ्टिंग आया, चूंकि पारित होने के बाद जो पेपर पहुंचता है सबके पास, फिर उसका विरोध किया गया और उसी विरोध को कहते हैं श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। वो वाला नहीं, दूध वाला नहीं, ये वाला अंग्रेजों वाला, क्योंकि अंग्रेजों ने किया था। ये जो गोरे गोरे लोग हैं ना, गोरे चिट्टे लोग, इन्होंने किया था। इल्बर्ट बिल विवाद तो बाद में हुआ था, लेकिन इल्बर्ट बिल का ये बात गलत है क्योंकि यहां पर क्या था, सुन सकते हैं। इल्बर्ट बिल में ये था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। कहीं कोई दिक्कत है बताइए? कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की गई?
बताइए। बंबई हो गया, ये तो इजी है। इसके बाद इधर देखिए, इधर वाला क्वेश्चन। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, कल हम लोग डिस्कशन में इसका दादा भाई नौरोजी लाया कहे गया थे किताब, किताबा में लिखा कौन सी था वो, हाँ झूठा वो, अरे हो गया, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ थे आप? देखिए देखिए देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी सब लोग रटे हैं, पर उस किताब में लिखे क्या है? उस किताब में क्या लिखे हैं? किताबा का नाम खाली रटने से थोड़ी होगा, वो किताब में लिखे कौन सी है? किताब का नाम से भी तो पता चल जाएगा। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी। अन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल नहीं, अन ब्रिटिश रूल। भारत में गरीबी के पीछे का मुख्य कारण है अन ब्रिटिश रूल। अगर ब्रिटिश रूल होता तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटेन चले जाइए, वहां पे हर चीज संविधान के अनुसार होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा भाई नौरोजी चाहते थे कि हमारे देश में भी ठीक वैसे ही नियम कानून बने, वैसे ही संसदीय संरचना बने जैसे कि आप वहां शासन करते हो। इनका एक ही चीज कहना था कि वहां शासन अपने घर में बड़ा अच्छे से करते हो, वहां लोगों को मौलिक अधिकार दिए हुए हो, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हुए हो, और यहाँ अलग, एक ही आदमी दो जगह अलग अलग तरीके से शासन कर रहा था, इसीलिए यहां के शासन को क्या बोला गया? अन ब्रिटिश रूल। उनको व्यंग बोला, व्यंग समझते हैं ना, चिढ़ाने के लिए बोला गया था। और इसी के कारण भारत में गरीबी बढ़ी है, और यहीं से इसी अन ब्रिटिश रूल के कारण भारत में धन का बहिर्गमन सबसे ज्यादा हुआ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इतना सब कुछ लिखा हुआ है, कभी फुर्सत मिले गूगल पे विकीपीडिया पे थोड़ा सा खाली देख लेना है, जितना देर में मैसेज चैट करते हैं ना उतने देर में काम हो जाएगा। थोड़ा सा अधिक जानकारी लेके जाइए परीक्षा में, नहीं तो अबरी ये क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन ये दे देगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। अब इस लेवल पे क्वेश्चन आता है। अभी टीचर वाला एग्जाम देके सब जो आ रहा है ना, सबका दिमाग खराब है। सब यहाँ टीचर खाली क्या क्या 4 ऑप्शन वाला पढ़ा के भेज दिया, और वहां पता चल रहा है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बीच से पूछा है, जैसे अभी क्वेश्चन बना है ना वैसे पूछा गया है। देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? काहे ऐसा बोले भाई? क्या हो गया? तिलक तो खैर बाद में निपटा दिया गया। एक्चुअली क्या था ना कि कांग्रेस में ये गर्म दल में आते थे, ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति थे नहीं। इनको लगा यार क्या भीख मांगते रहते हो, भीख मांगते रहो। ऐसे भाई, जो चीज मेरा राइट है हम उसके लिए क्यों गिड़गिड़ाएं किसी के पास? इसीलिए उन्होंने अपने कोटेशन दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको लेकर रहेंगे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और गारंटी करते हैं कि लेकर रहेंगे, जिसको दम है रोक के दिखाओ। और इसी के टाइम के बाद, इसी सब कोटेशन के बाद फिर कांग्रेस ने 2 फाड़ मचा था। नरम दल वाले को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा होगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में बताइए, कल भी चर्चा हुआ था पूरा बंगाल विभाजन 1905, बताइए जरा। सबसे पहले ये बताइए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन 1905, याद रखिएगा। एक था कर्जन और एक था लिटन और एक था रिपन। लिटन, रिपन, कर्जन और लॉर्ड केनिंग, इस चारों को एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है। बता देंगे कि रिपन का क्या काम था, लिटन का काम क्या था, प्रश्न में आएगा। बंगाल, ये तो आंसर क्या हो गया? सही। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। बंगाल के पूर्वी भाग को, पूर्वी भाग क्या था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को उड़ीसा में मिलाया था। उड़ीसा यहां है, वो कहां है, ये बात क्या हो गया, खत्म। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन के आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। अब बताइए, क्वेश्चंस तो अब आया ढंग से। बताइए। देखिए, सबसे पहला बात तो इसका आंसर जो है केवल एक तो होगा नहीं, है कहीं पर। आप ये आंसर देखिए
कि जिसमें कि दो नहीं हो, दो इसमें भी है, खत्म। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा? अब बताइए, बंगाल विभाजन के समय वो तो ठीक था, ऑप्शन गड़बड़ चुना गया था क्या? हो, गलत ढूंढना है, तो गलत कौन ढूंढना है? लेकिन पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हुआ था। दरअसल देखिए, ये उड़ीसा में नहीं मिलाया गया था। नहीं नहीं भाई, इसको असम में मिलाया गया था। असम और बांग्लादेश का मैप देखिए जरा सा। असम बाद में ना अलग हुआ है, पहले सब वो उसी का पार्ट था। तो देखिए एक सेकेंड, इसका आंसर जो है ये वाला तो सही है ना, ये तो करेक्ट है। ये वाला क्या हो गया? गलत। और ये वाला क्या हो गया? नहीं नहीं, ये वाला भी ठीक है। हमको क्या ढूंढना था? इसका आंसर ये होगा। तीन देखिए, पहला सही है और तीसरा सही है, और गलत सिर्फ बीच वाला है, बस इतना याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का ही जो है एक स्लोगन था, बता रहे एग्जैक्ट हमको भी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा रिकॉल करके आपको बताए। पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम भूल रहे हैं, ठीक है, उस किताब से ही वो लिया गया था। उस किताब का नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, क्या बोले? नहीं नहीं, एक दूसरा किताब था। देखिए, सुनिए सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले बता दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन और भी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से क्लियर करके बता रहे हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का जॉर्ज ये कर्जन था, बिल्कुल सही है। विभाजन बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा मिला दिया गया, गलत है। किसे मिलाया गया था? असम में मिलाया गया, ठीक है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन के आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन केवल एक ही जगह बंगाल में नहीं चला था, और भी जगह पे चला था। आंध्र प्रदेश में जो चला था स्वदेश, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को ही क्या बोला जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। ये आपका लुसेंट वगैरह में भी जल्दी नए देखने को मिलेगा। स्वदेशी आंदोलन का क्या मतलब था बताइए? हाँ, स्वदेशी का मतलब होता है कि केवल हमारे यहाँ जो वस्तु उपजेगा केवल उसका इस्तेमाल करेंगे। कुटीर उद्योग को प्रमोट करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में जितने भी विदेशी वस्त्र था, महात्मा गांधी आ गए थे तब तक, महात्मा गांधी आ गए थे तब तक। हाँ, बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पे लोगों ने एक चीज ये भी किया था कि एक तो पहला बात तो कि जो विदेशी वस्त्र था उसका होली जलाया गया, आग लगा दिया गया, और केवल ये प्रमोट किया गया। देखिए, कपड़े एक बार नहीं जले हैं, दो बार जले हैं। स्वदेशी आंदोलन का एक बार असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मेन मोटिव ये था कि जो हमारे देश में जो कुटीर उद्योग जो एकदम चरमरा गया है विदेशी वस्तुओं की वजह से, उसको फिर से खड़ा करना, बस और कुछ नहीं था। और ये मूवमेंट उसके विरोध में तो था ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या ढूंढना था? गलत ना, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ध्यान में आ रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, मुस्लिम लीग बनाने के पीछे का रीजन क्या था? नहीं, मुस्लिम लीग जब शुरुआत में बना था उस समय उसके दिमाग में विभाजन शब्द नहीं था। आपको हम रीजन बताते क्या क्या हुआ उसमें। हम्म, नहीं नहीं, आपको हम थोड़ा सा क्लियर और कर देते हैं। हाँ, आपको क्लियर बताते हैं, वैसा बात नहीं है, ये मोटिव बाद में चेंज हुआ।
अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले हमको बताने दीजिए। सुनिए सुनिए, मुस्लिम लीग जो लाया गया था उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था अंग्रेज। कांग्रेस भी आया, वजह था अंग्रेज। मुस्लिम लीग भी आया तो वजह था अंग्रेज। मुस्लिम लीग के जो हेड थे उनका ये मानना था कि आपको शिक्षा चाहिए ना, एजुकेशन, हम आपके कम्युनिटी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था अच्छा कर देंगे, आपको जो जो सुविधा चाहिए आपको सब चीज देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उनके साथ नहीं जुड़ना है, कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना, उससे डिस्टेंस बना के रखना है। तो मुस्लिम लीग एक संगठन बना था जहां पर बस ये था कि हमको अंग्रेजों से बेनिफिट लेना है। हमको एक ऐसी संस्था जो ब्रिटिश के माध्यम से वित्त पोषण हो रहा था शुरुआत में, धीरे धीरे करके उसका मोटिव चेंज होते गया। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी बस यही चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जो एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं इसको प्रमोट किया जाए। 1916 की बात बता रहे हैं, जब लखनऊ पैक्ट हुआ उससे ठीक एक साल पहले 1915 में एक व्यक्ति थे जो कि हिंदू महासभा का गठन किए थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम एग्जैक्टली याद हमको भी अभी नहीं आ रहा है, अब याद आएगा बता। 1915 में मुस्लिम हिंदू महासभा का गठन हुआ और हिंदू महासभा के गठन में काफी हद तक हिंदुओं को ज्यादा प्रमोट करने की बात हो रहा था। धीरे धीरे करके वहां से जो टर्निंग है ना वो ऐसे मुड़ते चला गया मुस्लिम लीग का। खिलाफत आंदोलन भी फेल हो गया। एक मौका था कि हिंदू मुस्लिम को फिर से एक कर सकते हैं, वो मौका भी हमने खो दिया। अब फिर तो धीरे धीरे दोनों अलग अलग दिशा में भटक गए। पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ी कि हवा में बात करेंगे, आपके पास बतौर फैक्ट होगा, किताब होगा, और वो भी जो ऑथेंटिक बुक होगा वो होगा, उस पर बात करेंगे। देखिए, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अब बताइए क्या लग रहा है आपको, बंगाल विभाजन के लिए क्या मुस्लिम लीग का क्या मोटिव था? अंग्रेज क्या चाहते थे? बंगाल विभाजन हो। तो जो अंग्रेज चाहेंगे मुस्लिम लीग भी तो वही चाहेगा ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? सही। विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा भैया देखो, ये जो विधानमंडल में जो सीट तुम बनाते हो, मुस्लिमों का अलग से सीट रिजर्वेशन होगा। क्या अभी भारत में मुसलमान के रिजर्वेशन है? नहीं है। मुस्लिम ओबीसी में आते हैं। जितने भी मुस्लिम में से जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उस सब को उठा करके ओबीसी में डाल दिया गया है। ना वो एसटी में आएंगे ना वो एसटी में आएंगे, जनरल या ओबीसी। जैसे पठान हो गया, सैयद हो गया, सब जनरल में आ जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि निर्वाचिका के लिए हमको अलग से सीट चाहिए। बोला ठीक है ले लो। ये भी बात क्या हो जाएगा? सही। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग कब हुआ बताइए? और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। बिल्कुल सही बात है कि 1916 का जो इंपॉर्टेंट क्यों है वो पढ़ना। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के बीच गठजोड़ हो गया। जो 1905 के टाइम में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था वही व्यक्ति अब उसका समर्थन नहीं कर रहा है, धीरे धीरे अंग्रेजों के पाले से हट रहा है। मुस्लिम लीग को भी अपना गलती का एहसास हुआ कि हम पहले क्या गलती किए हैं, इसीलिए लखनऊ पैक्ट हुआ था। वरना खिलाफत आंदोलन में हम क्यों शामिल होते भाई? क्या इंटरेस्ट था हमको? वो तो मुस्लिम लोगों का मामला था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्लियर हुआ? क्या हुआ, एनर्जी डाउन हो गया क्या? पढ़ाने वाले का डाउन नहीं हुआ, आपका कैसे डाउन हो रहा है? चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाना है, थोड़ा दिमाग से मिलाना है। देखिए, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब हुई थी? इसका तो 1915 होगा, हीरो की तरह स्वागत किया गया था उनका। असहयोग आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 2 3 4 किस में है? इजी था। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पढ़िए रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट बताइए पहले, तब पढ़ेंगे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ लेते हैं, पहले आपके पास जो जानकारी है पहले उसको लेते हैं। आपको हम बताते हैं। 1914 से लेकर के 1918 तक चला था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 में आ गए। अब महात्मा गांधी का जो पावर है धीरे धीरे 1917 में चंपारण आंदोलन के बाद
दिखने लगा। महात्मा गांधी से अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर में अगर आप सपोर्ट करते हो, अगर आप अपने लोगों को कन्विंस करके कुछ सिपाही वगैरह की अगर व्यवस्था कर देते हैं, तो हम आपको वचन देते हैं कि जो आप बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। महात्मा गांधी का डिमांड बस ये था कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें भारतीय लोगों को भी मिलना चाहिए। उस समय आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, बस ये चाहते थे कि विधायिका में भारतीय लोग भी शामिल हो। इंतजार में बैठे हुए हैं तब तक। जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, महात्मा गांधी के हाथ में कागज का जो रोल होता है ना, वो थमा दिया गया लाल धागा से बांध के, लो पकड़ो। जैसे उन्होंने खोला, पढ़ा, रॉलेट एक्ट क्या है भाई, कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने के बाद ना वकील, ना दलील, ना बेल होगा, कुछ कारण नहीं होगा। काहे कि मेरा मर्जी। क्यों अंग्रेजों के दिमाग में ये क्यों आया रॉलेट एक्ट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका लॉस बहुत हुआ। जीता ठीक, देखिए वॉर में ना कोई एक तरफा जीतता ना एक तरफा हारता है। उसका दिमाग सठियाया हुआ था कि जितना लॉस हुआ है उसका भरपाई करने के लिए हमको और शोषण करना पड़ेगा, और शोषण करेंगे तो और आंदोलन करेगा, और अभी अगर आंदोलन किए तुम, जैसे चंपारण में हुआ था, सबको अरेस्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी ने एक कोटेशन दिया, वो एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने कहा कि साहब हम तो घुटने टेक कर आपसे रोटी मांगे थे, लेकिन बदले में आपने हमें पत्थर थमा दिया। ये कोटेशन पूछा गया एग्जाम में, वरना घटना चक्र देख लीजिएगा। यह कोटेशन निम्नलिखित में से किसके बारे में संदर्भित करता है? रॉलेट एक्ट। क्या मांगे थे? कुछ और, मिला क्या? एक्ट। उसी के विरोध में जालियांवाला कांड हुआ, और फिर बाद में जाकर के ठीक से हिसाब लगाया जनरल डायर का। और आपको क्या लगता है कि जालियांवाला बाग कांड में जो गोलीबार हुआ, उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था? कौन मारा? गोली चलाने वाला कौन था? देखिए मेरा एकदम प्रैक्टिकल बात कहना होता है। हम ये जो सिर्फ जो क्या बोलते हैं उसको, आदर्शवादी बातों में यकीन हम नहीं करते हैं। ठीक है, एक आदमी बोला कि गोली चलाओ, फॉलो करना है। सिपाही कहाँ का था? भारत का था। मना भी तो कर सकते थे। हम काहे चलाएंगे इस निहत्थे पे गोली? मतलब क्या थे तुम, चापलूस, नौकर? तुम्हारे दिमाग में भी था तब ना तुम गोली चलाए। अभी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा के कभी कभी पीटा जाता है। किसके कहने पे? सिर्फ ऑर्डर पे नहीं होता है। पुलिस भी सोचता है दो चार डंडा मारेंगे शांत हो जाएगा। उस समय ये लगा कि कुछ गोली चलाएंगे ना, तो डर फैलाना था, सबको मारना नहीं था, डर फैलाना था। तुम मारोगे तो उधर से भी तो रिप्लाई करेगा ना। उसी रिप्लाई में क्या हो गया कि माहौल बिगड़ते चला गया। फिर अपना जान बचाने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई उस समय का जो माहौल देखे, इनका भी दिमाग काम नहीं किया, और वास्तविक में देखा जाए अपने लोगों ने ही अपनों का कत्ल किया। ये है सबसे बड़ा सही बात। हम जनरल डायर से ज्यादा दोषी देते हैं अपने लोगों को। सिर्फ तुम क्या कर रहे थे? तुम नौकरी तो कर रहे थे, मना कर देते, क्या हो जाता? वही बंदूक इधर भी तो तनाता है, गोली पे थोड़ी लिखा होता है कि किसको मारना है। ये सारी बातें आपको जब पढ़िएगा कभी, एक राइटर है बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास, इतनी मोटी किताब है, तो व्याख्या तब मिलेगा आपको। चलिए, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र होने पर देखिए डिटेलिंग से क्या हो जाता है ना, आप प्रश्न को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट था, तो जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई, वो दूसरे में से कंटिन्यू था। अब बताइए कौन सा सही होगा? दोनों सही होगा, सिंपल बात है। ठीक है, हो गया हमारा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? खिलाफत शब्द खलीफा से बना है, और खलीफा कौन था? खलीफा तुर्की जो देश है, तुर्की का जो हेड ऑफ स्टेट कहते हैं उसको, हेड ऑफ स्टेट। उस समय तुर्की में मुस्लिम लोगों का शासन चलता था, और खलीफा सबसे बड़ा पद माना जाता है। मुस्लिम शासन में सबसे बड़ा पद माना जाता है खलीफा को। अंग्रेजों ने वहां भी कलाकारी कर दिया।
उसका जो शासन था उसको छीनने का प्रयास किया गया। यहाँ के सारे मुसलमान गुस्सा आ गए, ये गलत बात है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा था ना, तुरंत भड़क गया। गांधी जी को लगा मौका अच्छा है, लखनऊ समझौता में जो थोड़ा बहुत कमी रह गया था अब निपटा देते हैं इसको। अच्छा, लखनऊ समझौता में गांधी जी को कौन जान रहा था? 1915 में आए, 16 में लग रहा है कहाँ कहाँ घूमना है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, 17 तक के आने के बाद तब थोड़ा सा दिमाग काम करने लगा उनका। ठीक है, देखिए पीछे निम्नलिखित कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। खलीफा पर संधि थोपा गया था तुर्की में, जिससे खलीफा नाराज था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके पीछे मुख्य कारण था? बिल्कुल नहीं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण ये था क्या? नहीं, ये तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आया था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था वापस लेना, नहीं, ये भी नहीं होगा। सिर्फ आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला देखिए, थोड़ा क्वेश्चंस को डिटेल में अगर करिएगा तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपका वक्त जाया नहीं जाएगा। अब देखिए, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सैमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। कब आया था सैमन कमीशन? 1927 में आया था। और इसी के विरोध में 1928 में आया था क्या? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आया था। कौन लाए थे नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू लाए थे। सैमन कमीशन में क्या आया था कि भैया देखो, इनका ये कहना था कि आप लोगों को शासन प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है, मैं बताता हूं कैसे शासन चलाना है। भारतीय लोगों का शासन की बात है, और उसमें एक भी मेंबर इंडिया का नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमारे हित की बात कौन करेगा? हम ही ना करेंगे, वो है ही नहीं। तो सैमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, ये बात गलत था। ये बात मतलब सही है कि कोई नहीं था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बोलिए बोलिए। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और उसी दिन पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। और इसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को 26 नवंबर तक तो लगभग हमारा सारा काम हो चुका था। तो सोचो 26 जनवरी आ रहा है, कुछ दिन रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रुक गए। अच्छा दिन, मुहूर्त अच्छा मिला, इसीलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान लागू हुआ उसके लिए। अब बाकी जो असली में जब हम आजाद हुए उस डेट को अलग रख लिए। समझ में आया? तो वही स्वतंत्रता दिवस किस में कन्वर्ट हो गया? गणतंत्र दिवस में। और फिर 47 में तो अलग से आजाद हुए ही हम। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बोलिए। आजाद हिंद फौज का गठन जो है किसने किया था? कब किया था? सुभाष चंद्र बोस थोड़ी किए थे। एक व्यक्ति का नाम है रास बिहारी बोस। ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। आजाद हिंद फौज का गठन जो है तो वहीं का संस्था है, यहाँ का थोड़ी है। हम बता रहे हैं रास बिहारी बोस ने गठन किया। बाद में जब इनसे वो जुड़े तो जुड़ने के बाद सारा कमांड इनको मिल गया। गड़बड़ाइएगा नहीं, एग्जाम में है, क्वेश्चन किताब में सब दिया हुआ है, इसका याद रखिएगा। रास बिहारी बोस। अब बाद में जाकर के इनको हेड बनाया गया। हाँ बोलिए। हाँ बोले ना। आप समझ नहीं रहे बात को। प्रेसिडेंट वगैरह का तो बाद में ना पोस्ट बना, जो पहले इस संस्था का जो गठन करने वाले जो लोग थे वो इन्हीं का दिमाग है। रास बिहारी बोस ने ही गठन किया है, बाद में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। आजाद हिंद फौज से वो बाद में जुड़े हैं, पहले से नहीं जुड़े हैं। वो यहाँ से नाराज होके गए थे,
हुआ क्या था, कांग्रेस में चुनाव चल रहा था कि अध्यक्ष उसका हेड कौन बनेगा, ठीक है, सचिव की बात हो रहा था। कांग्रेस में सचिव का पोस्ट के लिए चुनाव हुआ। महात्मा गांधी की तरफ से एक आदमी खड़ा, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, इधर से सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। उम्मीद था महात्मा गांधी जीत जाएंगे, मतलब कि पट्टाभी सीतारमैया जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए। हारने के बाद महात्मा गांधी हार को पचा नहीं पाए, बर्दाश्त से बाहर हो गया। इनको लगा कि भैया तुम हार गए लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक काम करो, तुम्हारा कांग्रेस और तुम्हारा सचिव का पद तुम रखो, हम चलते हैं। अब वो भाई साहब निकल गए। उनके वहां पे तब तक ये सुभाष चंद्र बोस, ये आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका था, रास बिहारी बोस ने किया, वो बाद में जुड़े थे। क्लियर हुआ? कहानी भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अगला, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 1 और 2 होगा, ए होगा। चलिए, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधा क्वेश्चन भगत सिंह से पूछ लिया है, बताइए इसका आंसर क्या। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, संस्थापक सदस्य थे। देखिए परीक्षा में ना खाली जो सोसाइटी का जो नाम होता है ना, वो पूछता है एग्जाम में, भर भर के पूछा है। अगला क्वेश्चन, इन्होंने बीके दत्त तथा केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त, ये वाला बतवा तो ठीक लग रहा है, पहला वाला बात भी क्या सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 32 नंबर। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1935 का एक्ट पढ़े थोड़ा बहुत। भारत में जो देखिए भारतीय संविधान जो बना है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 1935 का एक्ट पर ही टिका हुआ है। सबसे ज्यादा जो संवैधानिक प्रावधान लिया गया है वो 1935 का लिया हुआ है। तो उसमें क्या बताया गया था कि इसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब हर एक राज्य को हम ऑटोनॉमी देंगे कि वो अपने राज्य के बारे में सूची अलग से बना सकते हैं। जैसे अभी क्या चलता है, केंद्र का भी कानून होता है, राज्य का भी कानून होता है, और एक ऐसा कानून होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं ना, यानी कि समवर्ती सूची। तो जब आप राज्य को स्वायत्तता देने का मतलब है कि राज्य अपने विषय में अलग से कानून बनाएगा, और ये हम चाहते थे कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत, कहां है संयुक्त प्रांत? एक होता है मध्य प्रांत, एक होता है संयुक्त प्रांत। मध्य प्रांत एमपी है, संयुक्त प्रांत यूपी है, याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत जहां लिखा हुआ मिले, पुरनका यूपी को हम क्या बोलते थे, संयुक्त। उस समय देहरादून उत्तराखंड सब यूपी में आता था, तो बहुत बड़ा एरिया था यूपी का। देखिए 1937 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया? कभी नहीं। मुस्लिम लीग तब तक तो कहानी खत्म था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। चलिए अगला देखते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन है, इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। बात सही है कि गलत है बताइए। कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की तरफ से क्या चाहते थे? देखिए कैबिनेट मिशन जब आया था ना, मुस्लिम लीग बैठा हुआ था इंतजार में। अब बताओ क्या प्रस्ताव लेकर आए हो? तो बोला कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? अंग्रेज चाहते थे कि अलग पाकिस्तान बने? नहीं चाहते थे वो। आप देखिए अंग्रेज बाद में जब माउंटबेटन आया उस समय तक जब क्लियर हो गया, अंग्रेज दिमाग में क्या लगा रहे थे कि किसी तरह से इसको अपने पास समेट के रखें, लालच देंगे, कभी कांग्रेस को कभी उसको लालच देते थे। जब बात नहीं बना, जब भारत छोड़ो आंदोलन क्लियर हो गया पूरा अच्छी तरह से, उसके बाद जाकर के लालच के रूप में सब दिया गया था कैबिनेट मिशन। तो क्या हो गया, अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। बिल्कुल बात सही है, अंग्रेजों ने नहीं माना था। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में, ये जरूर बोला था आपको भारत में ही रहना है, लेकिन भारत में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसे कौन कौन, हैदराबाद है ना मुस्लिम एरिया,
हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, उन क्षेत्रों को हम अलग से थोड़ा सा प्रिविलेज देंगे कि आप वहां पे कानून थोड़ा अपने तरीके से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में रहते हुए स्वायत्तता है, भारत से अलग की बात नहीं की गई, इसलिए स्टेटमेंट नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा। नहीं सॉरी, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा। इसका ऑप्शन का इधर दिया हुआ है ना, हाँ ये वाला हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया, बताइए। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के पीछे रीजन पता है क्या है? मुस्लिम लीग ये कर रहा है, क्यों कर रहा होगा? मुस्लिम लीग क्या चाहता था? पाकिस्तान चाहिए हमको, और वो डिमांड पूरा किया नहीं। जब वो डिमांड पूरा नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? ये भी तो आंदोलन करेगा ना। ये अपने तरफ से जो आंदोलन लाया वो हमारा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और इसका जो डेट है वो हमारा है 16 अगस्त 1946। और इसके दौरान दिक्कत, सबसे बड़ा चीज क्या हुआ? इसके वजह से कलकत्ता में दंगे भड़क गया, कलकत्ता में, और उस दंगे में हजारों लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे थे। 16 अगस्त 1946। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1931 में कौन सा अधिवेशन चल रहा था, बताइए। पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ और कराची अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, और फिर 1931 में हुआ कराची अधिवेशन। ये बात कब की हो रही है? 31। उस समय क्या चल रहा था? कराची अधिवेशन। और यही वो अधिवेशन है जहां पर महात्मा गांधी और पूरे कांग्रेस कमेटी को काले झंडे दिखाए गए थे पाकिस्तान में, मतलब उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु नहीं, बचाने में उनका कोई योगदान नहीं था। अब ये मुद्दा अलग है कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को कांग्रेस ने क्यों नहीं बचाया, क्या दिक्कत था कांग्रेस को? भगत सिंह को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, ऐसा लगता है? ऐसा इसलिए लग रहा है आपको? अरे पहले हंसना नहीं है, ये भी पहले सुनिए तो। ऐसा आपने कहां पढ़ा था? हमको खाली जो पूछ रहे खाली बताइए किस किताब में पढ़ा था, बस बस वहीं पे खाली रहिएगा। आपको बताते हैं, जितना भी अच्छा अच्छा किताब है इतिहास की, जिसको किताब कहते हैं, वहां से पढ़िएगा तो मामला कुछ और समझ में आएगा। और सभी किताब के जो लेखक हैं वो गांधी जी के समर्थक भी नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे जो चलता है ना, ये उनमें से ज्यादातर वो लोग जो पढ़ते ही नहीं है। अगर मेरे से पूछिएगा, जितना हम अध्ययन किए हैं, या आपको भी कभी फुर्सत मिलेगा तो पढ़िएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मरवाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो है पूंजीवादी लोगों का। जो यहाँ के उद्योगपति थे ना, उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ पर रहे। इसके पीछे रीजन क्या है, किसी और वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको। आपको बताएंगे, सुनिए ना, इसका अंदर का जो पूरा लिफाफा का जो चिट्ठा है ना, वो निकाल निकाल के दिखाएंगे क्या क्या हुआ था, अच्छे से बताएंगे। अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ही लोग भागिएगा, मेरा 2 घंटा बर्बाद कर दिए। कल के बारे में भी कोई बोल रहे थे मेरा सर समय बर्बाद हो गया। यहाँ देख लीजिए, तो आपका भी टाइम कीमती और मेरा बहुत कीमती है, ठीक है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया, और ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आपको ढूंढना वैसे क्या है, गलत ढूंढना है, कथन सही नहीं है। ये वाला तो सही हो गया,
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। बात तो सही है, तो बचा क्या? मौलाना आजाद, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत कभी नहीं समर्थन के नहीं थे। मौलाना अबुल आजम कभी नहीं। आपको मजे की बात बताते हैं, मुस्लिम लीग में जितना मुस्लिम मेंबर नहीं था, उससे 2 गुना से 3 गुना ज्यादा मेंबर कांग्रेस में था मुस्लिम। लेकिन वो बोला नहीं, हम तो मुसलमानों का प्रतिनिधि हैं। यही होता है राजनीति, समझ रहे हैं? राजनीति इसी को कहते हैं। और यहीं से समझ में आता है कि सरकार कैसे आदमी को उल्लू बनाता है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान लोगों को अपने जो नेता है ना, जो हेड लोग हैं, उनके बारे में खूब पढ़ाना चाहिए। उनको पता नहीं है, एग्जाम्पल ही नहीं है उसके पास। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। बताइए, बोलिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना, बात बिल्कुल सही है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, ये भी सही है। वो जो लाल कुर्ती आंदोलन पढ़े होंगे आप लोग, उनमें भी सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है। सब चीज इन्हीं के बारे में है। ये समझ लीजिए, इसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये पाकिस्तानी क्षेत्र में थे, एकदम गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित थे, अहिंसा की बातें करते थे, एकदम पोलाइट व्यक्ति थे। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? सही। विश्वत विरत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ज्योग्राफी आ गया फटाक से। अब जरा बताइए, विश्वत वृत्त क्या होता है? इक्वेटर, 0 डिग्री। क्या देखिए, विश्वत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बताइए। एक सेकंड थोड़ा। चलिए, अगला स्टेटमेंट क्या है? विश्वत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। अरे ये विश्वत वृत्त है, ठीक है। विश्वत वृत्त ये हुआ, और ये ध्रुव है, इधर भी ध्रुव है। तो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पे नहीं है क्या? है। ये भी सही, ये भी सही। विश्वत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस समझते हैं? विश्वत वृत्त से, ये है वो विश्वत वृत्त, इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा? आप इमेजिन कीजिए, ऐसे में समझिए। आप समझिए किसी बड़े से बॉल में है, गेंद गेंद समझ रहे हैं ना? आप बॉल के बीच में बैठे हुए हैं, एकदम केंद्र पे। अब केंद्र का मतलब ये हो गया, वहां से जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं? अक्षांश बोलेंगे। देशांतर तो ये हुआ ना, ये इसको देशांतर बोलते हैं, समझ गए? इसको लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। लेटा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन। अक्षांश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ा है, देशांतर है। अब बताइए, विश्वत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, यही हुआ, ये उत्तर हुआ, इधर क्या हो गया? दक्षिण। दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर भी करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ना ऐसे नहीं लिखते हैं। ये हो गया 23.5 डिग्री, इधर भी नॉर्थ साउथ लिखते हैं, इधर भी साउथ लिखते हैं। हम लोग वास्तव में कैसे करते हैं? वास्तव में वास्तव में तो इस तरह करते हैं। अब आप जो लिखते हो कि ये हो गया 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कैसे पता चला? ये तो समानांतर लाइन है। इसका जो एंगल मेजर किया गया है वो यहां से यहां मेजर किया गया है, ठीक है। और इधर सेम उसी तरह से यहां से यहां हो जाएगा, जब भी होगा तो दोनों साइड होगा। उसी प्रकार यहां से यहां तक 66.5 डिग्री आप बोल देते हो, और फिर यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो ये हुआ एंगुलर डिस्टेंस जो कि विषुवत वृत्त से मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। जबकि देशांतर, तो देशांतर क्या होगा? 2 पोल के बीच रहता है, ठीक है। अभी आएगा तो और भी देखते हैं ना, दिक्कत क्या है। अभी देशांतर वाला अभी आएगा, ठीक है।
कहाँ चला गया क्वेश्चन? इसका पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला क्या हो गया? गलत, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। अब अगला प्रश्न पढ़िए। किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु बोलते हैं? आधारभूत बिंदु समझते क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जहां से शुरुआत और अंत का पता चले, बेस वैल्यू। आधारभूत बिंदु जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं ना? अरे निर्देशांक ज्योमेट्री, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं किए हैं? उसमें आधारभूत बिंदु किसको कहते हैं? 0 0। हाँ, उसी 0 0 से पता चलता है कि प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। पृथ्वी पर कोई एक बिंदु निर्देशित किया जा सकता है? पॉसिबल है? कहीं भी एक डॉट लगा पाइएगा? अरे कोई फल थोड़ी को काट के चीरा लगा देंगे ऐसे ऐसे करके, पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कंफर्म पता है। तो नॉर्थ पोल से देखिए, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को, क्योंकि इसी के आधार पर विषुवत रेखा हम डिसाइड किए हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। कर्क रेखा क्या होगा? किधर होगा कर्क रेखा? आप लोग इसका क्या मारे हैं आंसर? अरे देखिए, ये बन गया ऐसे ग्लोब। क्लास 6 का क्वेश्चन सेट किए हैं, समझ पा रहे हैं आप? छठे क्लास का बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा और आप भी वही किताब पढ़िएगा, लेकिन पढ़ने का अप्रोच दोनों का अलग होना चाहिए। सारा उसी किताब से, वरना भरोसा ना हो, आज जाइएगा किताब पलटिएगा, देखिएगा लगभग उसी किताब से सारे क्वेश्चन को हम उठाए हैं। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री याम, 0 डिग्री रेखा मतलब विषुवत रेखा। और नॉर्थ में जब जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे इसको। ये हो जाएगा कैंसर लाइन, कैंसर। और ये क्या हो जाएगा? कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इन दोनों रेखा का क्या योगदान है? मतलब ये जो लाइन हम बनाए हैं, क्या सोच के बनाए हैं? हाँ? दोनों के बीच में गर्मी ज्यादा होता है। और आप कोई रीजन, अच्छा रीजन बताइए, कोई अच्छा रीजन बताइए। हाँ, ये बताते कि सूर्य की जो सीधी रेखा है, सूर्य जब क्या लंबवत होती है, कब होगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर, यानी कि सूर्य का जो टॉर्च है, वो टॉर्च का जो फिलामेंट है, फिलामेंट जिससे लाइट निकलता है, वो इन्हीं दोनों के बीच में घूमते रहता है। अब बाकी सब जगह लाइट तिरछा जाता है, तो गर्मी जब भी पड़ेगा इसी दोनों के बीच बनेगा। तो 6 महीना सनलाइट को यहां से यहां आने में लगता है, और 6 महीना यहां से यहां आने में। ठीक है, 3 महीने में यहां से यहां जाएगा, अब फिर 3 महीने में आएगा, तो कितना लग गया? 6 महीना। फिर 3 महीना में यहां से यहां जाएगा, फिर 3 महीना में आएगा, कितना लगेगा? 6 महीना। तो 6 6 12 महीने का, इसलिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है अगली गर्मी का। अभी भी भाई साहब यही है, अभी वो धीरे धीरे करके सूर्य भगवान, जब हमारा क्रिसमस डे मनाएंगे, खास करके तिल संक्रांत, मकर संक्रांति बोलते हैं ना उस दिन, तब ये भाई साहब का टॉर्च यहाँ होगा। अभी टॉर्च इधर फिलामेंट घूम रहा है, इसलिए हालत खराब है। अब कर्क रेखा किस किस क्षेत्र से गुजरता है, ये सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सब बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। वो मित्र पर गमछा झाड़, सब तोते की तरह रट लिया है। ठीक है, कर्क रेखा क्या होगा बताइए? 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। अब बताइए, दक्षिण दक्षिण ध्रुव वृत्त ये वाला कितना होगा? 4.5 1, और ये कितना हो जाएगा? और 4। तो जैसा देखिए, 1 का 2 इधर चला गया, 1 का 2 क्या होगा आंसर? 1 का यहाँ 1 हो गया ना, 1 का 2 ढूंढना है, 1 का 2 यहाँ भी है, 1 का 2 बी का 4, बी का 4 है नहीं, बी का 3 है, तो बी का 3 किस में है? इसमें है। ठीक है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मतलब गलत ढूंढना है।
अब देखिए अंतिम है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। बात सही कि गलत है? ये देखिए, यहां हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। उष्ण मतलब जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रहता है, ये बात सही है। कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, इन दोनों के बीच को जो है शीत कटिबंध कहते हैं। सही है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, हाँ ठीक है। गलत हो गया ना, गलत लग रहा है यहाँ पे। शीतोष्ण समझते हैं क्या होता है? शीत प्लस उष्ण। बताते सुनिए ध्यान से, ये जो है ये हमारा उष्ण कटिबंध है। अच्छा समझिएगा, यहां से लेकर के 66.5 डिग्री तक ये हो जाएगा शीतोष्ण, और उसके बाद को कहते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब एकदम ठंडा, शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण, इससे पहले का जोन। सेम यही बात यहां भी होगा, यहां से लेकर के जो यहां तक का बीच है 66.5 डिग्री शीतोष्ण, और ये क्या हमारा हो जाएगा? शीत। अब पढ़िए, कर्क रेखा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, कहाँ गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त? ये है ना, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण, उससे ठीक पहले का जोन होता है जहां पे उष्ण कटिबंध हुआ ना। अभी यहां पे बीच का एक दो लाइन गायब भी किए हैं, नहीं समझे? कर्क रेखा से ठीक ऊपर का जो लाइन होता है उपोष्ण हुआ, उसके बाद उपोष्ण जिसको आप कह रहे हैं, कई बार उसी को शीतोष्ण भी कहते हैं। शीत प्लस उष्ण, यहां पे कभी भी होगा शीतोष्ण, आप खुद दिमाग लगाइए। तो जब भी होगा तो इसके ठीक पहले वाला पार्ट होगा। नीचे देखिए, अगला नीचे देखे कितनों पर विचार करें। विषुवत वृत्त से ध्रुवों के, अच्छा फिर से करें, चलिए। हम्म हम्म पहले क्वेश्चन पहले पढ़े, क्या था उसमें? पहले क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से कथन सही नहीं है? 40 नंबर का क्वेश्चन है। पहले रुकिए, हाँ सही नहीं है वो ढूंढना है। अब गलत ढूंढिए। ए नंबर, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। डायग्राम बनाते हैं, ताकि डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ठीक है, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया। गर्मी जब भी पड़ेगा सबसे ज्यादा यहीं पे पड़ेगा, इसीलिए इस जोन को, कटिबंध को अंग्रेजी में जोन कहते हैं। इस जोन को कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। अब यहां से लेके चले आइए 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां भी चले आइए 66.5 डिग्री साउथ। ये जो 90 डिग्री का जो एरिया है भयानक ठंडा है। भयानक ठंडा का मतलब क्या होता है? शीत, शीत कटिबंध, शीत बेहद ठंडा। तो इसी प्रकार से यहां भी क्या हो जाएगा, ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ। तो ये हमारा क्या हो गया? शीत कटिबंध। ये भी क्या हो जाएगा? तो जब भी शीतोष्ण कटिबंध होगा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर हुआ? शीतोष्ण का मतलब ही होता है शीत प्लस उष्ण।
जहाँ पे थोड़ा ठंडा भी हो और थोड़ा गर्मी वाला भी एरिया हो। ब्रिटेन का जो एरिया है वो लगभग शीतोष्ण कटिबंध के जोन में आता है। तो ये जोन जो हम लोग देखे, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यही एरिया हमारा है शीतोष्ण कटिबंध। और ढूंढना क्या है? गलत। तो क्या ढूंढना था हमको? देखिए यहाँ पे कर्क रेखा एवं, ये तो ठीक था हमारा, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? देखिए कर्क रेखा, फिर बनाना पड़ेगा फोटो। देखिए कर्क रेखा है ना, और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव का जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला एरिया है, इसको शीत कटिबंध बोलेंगे कभी भी? नहीं। शीत कटिबंध तो 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच होता है। यहां बात हो रहा है क्या? 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 के बीच। तो क्या हो जाएगा? गलत है वो, यहां पे होगा शीतोष्ण। तीसरा देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, लाल से लिखते हैं ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच, तो 90 डिग्री साउथ के बीच ये वाला जो जोन है उसको हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। गलत है वो भी, शीतोष्ण नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। तो गलत कौन है? 2 और 3। आपका सही है गलत है वो जैसे देख लीजिएगा। हाँ लास्ट में बता के जाइएगा कितना आया, एकदम सच्चे सच्चे बोलना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डायग्राम तुरंत बनाते हैं। देखिए देखिए विषुवत वृत्त समझिएगा तब समझ में आएगा आपको। ये क्या हो गया हमारा? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, समानांतर वृत्त, ये जो लाइन है ना, दरअसल को लाइन दिखता है लेकिन बॉल के ऊपर ये लाइन कैसा है? सर्कल के जैसा नहीं है। जब पृथ्वी एक ग्लोब है तो ये जो लाइन सिंपल लाइन नहीं है, ये क्या है? राउंडेड राउंडेड लाइन है। अगर प्लास्टिक वाला बॉल को नहीं देखे तो बचपन में खेलते थे, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इन, अच्छा, सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जल्दी बताइए। कंफ्यूज, ये लाइन को क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे कि देशांतर बोलेंगे? तो बतवा सही है कि गलत है? सुस्ता आ जाते हैं बिल्कुल। अगला देखिए, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। अक्षांश रेखा सब एक जैसा है क्या? नहीं। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है? विषुवत वृत्त। सबसे छोटा कहाँ होता है? ध्रुवों पर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा में कमी होती है, अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है। समझ में आया? एक समान रहता है नहीं। क्या ढूंढना है? सत्य है। कौन हो जाएगा? एक। आगे पढ़िए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या बोलते हैं? वैसा लाइन जो उत्तरी रेखा को दक्षिणी ध्रुव रेखा से जोड़े उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। देशांतरी रेखा बोलते हैं। क्या हो जाएगा? अगला देखिए, देशांतरी याम्योत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। देशांतर के बारे में देखिए, देशांतरी याम्योत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करने में, देशांतरी याम्योत्तर अर्धवृत्त होते हैं, सेमी सर्कल नहीं होगा। अरे आधे सर्कल, जैसे बॉल है तो बॉल का ये आधे सर्कल नहीं दिख रहा है, इसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ठीक है, तो पहला वाला बात क्या हो गया? सही। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है जब, तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो बॉल बनाइएगा इसका जो लाइन होगा ये ऐसे होगा ना, तो ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो क्या हो जाता है? यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0। तो दो देशांतरी रेखा के बीच सर्वाधिक मान कहां होगा? विषुवत रेखा पर। दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहां पर सबसे ज्यादा यहां पे होगा, तो 111.73 या ऐसे कुछ लगभग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ ये वाला ठीक है ना? हाँ,
देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई एक समान होती है, बिल्कुल सही है। देशांतरी याम्योत्तर तो एक जैसा होगा ना, देशांतर रेखा तो सब एक ही जैसा होगा। अरे वो बॉल ले लीजिए, उस पर ऊन ऊन ऐसे ऐसे करके लपेटिए तो सब सेमी सर्किल ना होगा। आप लग रहे कंफ्यूज है, लग रहा है अक्षांश देशांतर में घोटाला कर लिए आप। देशांतर रेखा नहीं समझ रहे हैं? अरे बॉल है, बॉल के ऊपर ऊन से लपेटना है तो कभी ऐसे लपेटेंगे कभी ऐसे लपेटेंगे, सर्कल तो सेम ही ना होगा। अब तारबूज को दो भाग में बांटिए, इधर से काटिए चाहे इधर से काटिए। हाँ ग्लोब देखना पड़ेगा। अब पढ़ के आइएगा, कल से पढ़ के थोड़ा आइएगा तो क्वेश्चन बनेगा। बता देंगे किससे किससे रहेगा क्वेश्चन, चैप्टर बता देंगे। अब पढ़ कर आइएगा ना तो किताबों पढ़िएगा ढंग से, जीवन में कभी एनसीईआरटी छूने का वैसे मन नहीं करेगा जब तक आदमी के अंदर डिमांड पैदा नहीं होता है ना, सप्लाई नहीं होता है। किताब पढ़ के आइएगा ना तो लगे हाँ पढ़े, फटाक फटाक ऐसे ऐसे चलेगा। अभी आंसर आप लोग जो मारते होंगे ऐसे, जब पूरा अच्छे से पता होगा ना तो ऐसे चलेगा, और ऐसे वाला आंसर कभी गलत नहीं होता है। ये सब साइकोलॉजी है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों बतवा ठीक लग रहा है। चलिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मानक समय समझते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। अब इतना बड़ा देश है, कोई तो बीच वाला पॉइंट रखेंगे ना। स्टैंडर्ड टाइम नहीं देंगे तो ट्रेन खुलेगा कैसे टाइम पे? आप खोले सुबह 8 बजे, अब वहां पहुंच के बोल रहा है कि अभी दोपहर का 2 बज रहा है और पिछले दिन चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा ना। सोच लीजिए कि रसिया में कितना दिक्कत होता होगा, 11 टाइम जोन बनाना पड़ा उसको। देश सबसे बड़ा देश है। भारत का भी बीच वाला जो इलाहाबाद का जो नैनी है 82 डिग्री और 30 मिनट, 82.5 डिग्री जिसको बोलते हैं, वहां पे देखिएगा उसको जो है प्रमुख याम्योत्तर रेखा मतलब प्रमुख मानक बिंदु माना गया, स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया। तो देखिए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रमुख याम्योत्तर। वैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है? हाँ बताइए बताइए। अरे विश्व में एक जगह है, भारत के हिसाब से नहीं हो गया। अब विश्व के हिसाब से अगर देखिएगा, ग्रीनविच, बिल्कुल। ये मान लीजिए ग्रीनविच, अरे यार रुक जा, ये मान लीजिए ग्रीनविच है तो ग्रीनविच 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ऐसे ऐसे करके जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा लगभग 90 डिग्री के नजदीक, यानी 82.5 डिग्री तो भारत है। तो 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इस तरफ, ये दोनों एक ही लाइन पे होगा, और उसी लाइन को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्योंकि उसी लाइन से, उसी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब और पश्चिम डिसाइड होता है। इसलिए जापान को पूर्वी क्षेत्र कहते हैं और बाकी जो अमेरिका है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी क्षेत्र। तो अभी मैप भी टंगा हुआ है क्लास में, इतना बड़ा मैप लगवाए इसी दिन के लिए ना। जैसे देखिएगा तिथि रेखा कहाँ से होगा। जापान को सबसे पूरब में कहा जाता है और अमेरिका सबसे लास्ट में आता है। अमेरिका और रसिया का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है उसमें, लेकिन जापान को शुरुआत माना जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया था ना कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। बिल्कुल सही है, अभी जस्ट पढ़ा है। अच्छा इसका आंसर मार लेते हैं, ये होगा ठीक है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही लाइन पे होगा, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों बात क्या है? ठीक है, 45 हो गया। 5 को करंट अफेयर्स है, फटाफट बता देता हूं। अच्छा एक और है, लगता है करंट अफेयर्स नहीं डाली है वो क्या? एगो डाली, एगो ये तो सबे जानता है। एगो दूगो डाली है। देखिए चलो ये वाला देखते हैं। ये वाला था ना कथन कारण वाला। चलिए नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। कथन क्या है? ग्रीनविच से, यानी कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। यानी ग्रीनविच से जो आगे है, जैसे भारत आगे है, अफ्रीका आगे है, तो क्या हम लोग समय से आगे हैं कि पीछे हैं? आगे हैं।
इसलिए +5:30 GMT लिखाता है। भारत का जो है 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, इसलिए भारतीय टाइम के हिसाब से लिखिएगा। देखिएगा लिखा होता है 5:30 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये वो उसका फुल फॉर्म हुआ। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? कथन तो सही है। कारण पढ़े, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पूर्व से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूर्व, गलत है ये। तो कथन सही है और कारण गलत है। सिंपल देखो कहाँ है, 3 नंबर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ओबीसी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार है? आरक्षण किससे मिलता है? ये पॉलिटी का ये क्वेश्चन करंट का ही था, थोड़ा सा उसको डाल दिए थे। ठीक है, किसके तहत होगा? कहाँ गया ये? अनुच्छेद 16(4) ये आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अब फटाफट करते हैं, किसी दिन पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक संकेतक का यानी कि जो GI टैग होता है उसका रजिस्ट्रेशन टाइम कितने दिन तक वैलिड होता है? अगर कोई राज्य कहता है कि जैसे कि मखाना के लिए दरभंगा को GI टैग मिल गया, वो कब तक वैलिड होगा? अगले 10 साल के लिए होता है, याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है, अगले 10 साल के लिए होता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा। अब फटाफट जरा जोड़ के बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग का, बाकी कल हम लोग करते हैं।